हेलो एवरीवन, आई एम मोबिन खान वंस अगेन वेलकम टू यूनिक क्लास। आज का हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, चलिए हम आपको ये बताते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन is called process of accounting. It is also called accounting cycle. It is also called accounting साइकिल। अब देखिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इसको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। बिजनेस के किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उसे क्लासिफाइंग करना, फिर उसका समराइजिंग करना ही हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। इसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम से जो है आपको बताते हैं। अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रांजैक्शंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मिलकर ही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। अब इसको हम और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस और लेजर के एक बॉक्स हम यहाँ बनाते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन कौन सी होती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर।
चलिए अब इस डायग्राम को या अकाउंटिंग साइकिल को या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को हम डिटेल से यहां पर समझ लेते हैं वन बाय वन। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस क्या होता है इसको लिखकर आपको बताते हैं ताकि आप उसको कर भी सकें। ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी of business that changes its financial position। ओके, ऑलरेडी इसको हम पिछले टर्म्स जब आपको बताए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो उसमें भी आपको बताया था, आज फिर बता रहे हैं। ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के वित्तीय प्रकार के जो भी लेन देन होते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंजेस कर देते हैं। अब ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख रुपीस। ऐसे ही परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 rupees, sold goods for cash 5,000 rupees, rent paid 6,000 rupees, commission received 1,000 rupees। तो ये यहाँ पर जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल दे रखे कि बिजनेस स्टार्टेड किया हमने 2 लाख रुपीस से, तो ये हमारा एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। कैसा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसे ही हमने बिजनेस में गुड्स को परचेज किया 10,000 से, तो ये भी हमारा एक ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड फॉर कैश 5,000, हमने किसी भी गुड्स को सोल्ड किया, तो ये भी हमारा बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में किसी भी प्रकार का हमने रेंट पेड किया, तो वो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ऐसे ही हमने बिजनेस में किसी प्रकार का कमीशन जो है रिसीव किया, तो ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। नेक्स्ट आपका है जर्नल। जर्नल क्या होता है इसको हम बताते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। जर्नल इज बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are recorded first of all in a chronological order according of
प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बेसिक बुक है किसकी, ओरिजिनल एंट्री की, जहां पर हम जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए थे, ट्रांजैक्शन की जो एंट्री की थी, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डे टू डे या डे बाई डे कि डेली जो भी हम ट्रांजैक्शन होते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक में हम लिखते हैं, तो हमारा जर्नल कहलाता है। अब इसको भी लिखा कैसे जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में जिस ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं, जिस बुक में लिखते हैं, वो हमारी जर्नल कहलाती है। अब इस जर्नल को हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पर हमने बताया जो भी आपका दे रखा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दे रखी है। ये जितनी भी बुक्स हैं ये आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं। जर्नल को और भी हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इन अ स्मॉल बिजनेस वेयर a number of transactions are quite small, it is recorded in a book is called journal। अब यहां पर क्या दे रखा है कि जब भी हमारा कोई भी बिजनेस छोटे प्रकार का होता है, स्मॉल साइज का होता है, तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है बहुत ही कम होते हैं या क्वाइट स्मॉल होते हैं, तो उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा जर्नल कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस का साइज जो है स्मॉल होता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारा जर्नल में रिकॉर्ड होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट, अगर हमारा बिजनेस का साइज लार्ज है तब क्या होता है, तो इन अ बिग बिजनेस वेयर अ number of transactions are quite large, it is recorded in a book is called books of original एंट्री। अब देखिए जब भी हमारे बिजनेस का साइज जो है बड़ा होता है, तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो हमारी बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। इस बुक को हम डे बुक भी कहते हैं, सब्सिडायरी बुक भी कहते हैं, और इसी को हम स्पेशल
पर्पस बुक भी कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारे बिजनेस स्मॉल होता है तो उसको डायरेक्ट हम जर्नल में जो है जो भी बुक होती है तो जर्नल में डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब हमारे बिजनेस का साइज बड़ा होता है तब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही इस ट्रांजैक्शंस को हम डायरेक्टली लिखते हैं। अंडरस्टैंड? बताया था, जर्नल का फॉर्मेट बता देते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल के फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम आपका डेट का, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट LF लेजर फोलियो, नेक्स्ट अमाउंट डेबिट एंड नेक्स्ट अमाउंट क्रेडिट। तो जर्नल की जो भी एंट्री है तो वो यहाँ पर जैसे भी लिखी जाती तो उसका ये फॉर्मेट है। जैसे कि आपको फर्स्ट एंट्री थी जो हमने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स का, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो यहाँ पर जो भी डेट है वो लिख देंगे। तो आपका यहाँ पर लिखने का तरीका भी बता देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो भी हमारा लेजर फोलियो है, लेजर का प्रेस नंबर है वो लिख देंगे। हमारी अमाउंट यहाँ पर ऐसे 2 लाख रुपए थी तो हमने 2 लाख यहाँ लिख दिया डेबिट में और 2 लाख रुपए यहाँ क्रेडिट में लिख दिया। और इसकी एक नरेशन होती है, हम आपको ऑलरेडी ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बता भी चुके हैं। नरेशन क्या लिखी जाएगी, बीइंग या फॉर करके लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश। तो इस तरीके से हमारे जर्नल का फॉर्मेट हुआ। एक हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इससे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी में ही हम आपको बताते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फर्स्ट बुक आपकी कैश बुक। ये किस लिए होती है, फॉर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट बुक हमारी आती है परचेज बुक। इसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब ये नहीं कि जितनी भी हमारी परचेज हुई है तो वो सारी की सारी इस परचेज बुक में लिखेंगे, बल्कि क्या है कि परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रेडिट, कैसी क्रेडिट परचेज को ही लिखा जाता है कि जितनी भी गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज की हैं तो उन गुड्स को जो है हम परचेज बुक में लिखते हैं। नेक्स्ट सेम एज इट सेल्स बुक। सेल्स बुक में भी आपका सेम ऐसे ही, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जो सेल्स बुक है उस सेल्स बुक में हम जितनी भी क्रेडिट सेल्स हमारी हुई है तो उस क्रेडिट सेल्स को ही हम सेल्स बुक में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ओनली क्रेडिट। नेक्स्ट
परचेज रिटर्न बुक, इसको हम रिटर्न ऑकवर्ड बुक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज, कि जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज हुई है अगर कोई उसको रिटर्न करता है तो रिटर्न जितनी भी हुई है तो वो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में नोट करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक जैसे कि परचेज रिटर्न बुक है, सेम ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक है। फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल, कि जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल्स रिटर्न हुई है तो उसको हम इस बुक में लिखते हैं। इस बुक को हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बिल्स रिसीवेबल बुक। अब ऑलरेडी बुक बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स हमें लिखे जाते हैं तो वो ऑलरेडी क्रेडिट में ही होते हैं, उधार में ही होते हैं, तो उनको जो हम लेते हैं तो वो हमारे बिल्स रिसीवेबल बुक में नोट किया जाता है। सेम ऐसे ही आपका बिल्स पेएबल बुक, अब जो भी बिल हमें पे करना होते हैं बिजनेस में हमने जो भी लिया है तो उसके बदले जो हमें अमाउंट पे करनी होगी, जो बिल्स हमने लिखे हैं तो उसको हम बिल्स पेएबल बुक में नोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। 8 जर्नल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर क्या होता है, जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज होती है, तो यहाँ पर हमारी जितनी भी ये बुक्स दे रखी है इन बुक्स में जो एंट्री नहीं होती है वो सारी की सारी एंट्रियां कहाँ जाती हैं, जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर में हम उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जो हम कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक या नीचे जो भी बुक्स दे रखी इनमें एंट्री नहीं करते, तो ये हमारा जनरल प्रॉपर में आता है। ट्रांजेक्शन के बाद जनरल हुआ, जनरल के बाद लेजर। लेजर क्या होता है इसको समझ लीजिए। हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे डे बाय डे एक तरफ से हम जर्नल में लिखते चले गए या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखते चले गए। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल से जब हमारे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग की जाती है जिस बुक में तो वो हमारी लेजर कहलाती है। लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट। इसको याद रखिएगा, लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट या लेजर को लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। लेजर हमारा प्रिंसिपल बुक भी कहलाता है। अब इसका आपको हम फॉर्मेट बना देते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए थे उन ट्रांजेक्शन की जितनी भी इंट्रीज हुई थी उन इंट्रीज में हर एक का जो सेपरेट अकाउंट ओपन होता है वो लेजर में होता है। तो इसका आपको फॉर्मेट एक बार बता देते हैं और लिख कर भी दिखा देते हैं।
देखिए इसमें देर आर टू साइड इन लेजर अकाउंट, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। अब हर एक में आपके 4 कॉलम्स होते हैं। नंबर 1 डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। कौन सी वाली? डेबिट साइड वाली, डेबिट वाली जितनी भी दे रखी है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड की। तो ये हमारा लेजर का फॉर्मेट है और इसमें हम जितने भी अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनका अलग अलग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, सेपरेट अकाउंट बनता है। तो वो आपका इस टाइप से बनता है। तो यहां पर जैसे हम ले लेते हैं परचेज अकाउंट, आपको एंट्री दी थी परचेज अकाउंट की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज हमारा डेबिट में आया, तो यहाँ पर जो भी डेट है तो यहाँ पर टू कैश या टू बैंक लिख दिया, टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट है यहाँ पर लिख दी। ऐसे ही और भी जो एंट्री होंगी तो वो कर देंगे और फिर इनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये हमारा लेजर में अकाउंट बनाना कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस को समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए इसको भी लिखकर पहले दिखा देते हैं फिर समझाते हैं। इन अ सिंपल वर्ड्स, ट्रायल बैलेंस is a list of debit and credit balances taken out from ledger। ट्रायल बैलेंस वह है जिसमें कि हम, या ट्रायल बैलेंस एक ऐसी लिस्ट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को लिखा जाता है। और ये बैलेंस कहां से आता है? लेजर से। आपने लेजर में जितने भी अकाउंट बनाए उन लेजर में जितने भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाकर हम किस में शो करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि हमें इस लिस्ट से पता चल सके कि हमारे अकाउंट्स में कोई भी एरर तो नहीं है। तो इसमें दोनों साइड इक्वल होना जरूरी होती है। इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। फर्स्ट कॉलम जो आपका आता है नेम ऑफ अकाउंट, लेजर से हम ये बनाते हैं तो लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट या इसको बैलेंस डेबिट लिखेंगे, बैलेंस डेबिट साइड एंड बैलेंस क्रेडिट साइड। अब आपने जितने भी अकाउंट लेजर में बनाए थे उन लेजर से अकाउंट का जो भी नेम है, जैसे कि आपका कैपिटल है तो कैपिटल ऑलवेज राइट इन क्रेडिट साइड, तो जितना भी बैलेंस आपका आएगा तो वो यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही आपका अकाउंट का नाम कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का लेजर फोलियो अगर है तो लिख देंगे। तो ये आपका जैसे डेबिट साइड में बैलेंस आया तो डेबिट में लिख देंगे। ऐसे ही सेम परचेज का है तो परचेज अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे। ऐसे ही सेल्स का है तो सेल्स अकाउंट तो इसका लिख देंगे। और जो अकाउंट लेजर में इक्वल होते हैं तो उसको इसमें शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हर हाल में आपका जो बैलेंस आएगा टोटल, तो वो आपका डेबिट क्रेडिट जो भी साइड है वो आपका इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो आप समझ लीजिए आपका
ट्रांजैक्शन जर्नल लेजर एकदम बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। अब नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड होता है, बाइंग और सेलिंग किस चीज की? गुड्स की, तो इसको हम गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। और इससे हमें क्या शॉर्ट होता है? तो इससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ या ग्रॉस लॉस कितना हुआ। इसका हम फॉर्मेट आपको बता देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जैसे इसमें क्या आता है? नंबर 1 टू ओपनिंग स्टॉक, यहां लिख दिया। नेक्स्ट टू नेट परचेजेस लेस परचेज रिटर्न करके जो भी आती है तो वो हमने यहां लिख दिया। फिर हमारे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो आते हैं इस साइड में। इस साइड को हम बाई से करते हैं, तो बाई नेट सेल्स निकालते हैं माइनस सेल्स रिटर्न कर लिखकर बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? फिगर्स आता है, बैलेंसिंग फिगर जो आता है। तो बैलेंसिंग जो फिगर होती है वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या बाई ग्रॉस लॉस, जैसा भी हमारा बैलेंस आएगा वही चीज हमारी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सेम एज इट ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम पी अंडर एल अकाउंट भी बोलते हैं और इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। सेम इसका भी फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट के ही जैसा है। अब इसमें जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉस हुआ है तो टू ग्रॉस लॉस बीडी करके यहां लिखेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके यहां पे लिख देंगे। और बाकी जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। इसके बाद जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो आपका नेट प्रॉफिट
और यह आपका नेट लॉस होगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट बैलेंस शीट। शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज नॉट ए अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको बैलेंस शीट अकाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का। इसका फॉर्मेट भी देख लीजिए। देयर आर टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। लेफ्ट हैंड साइड liability side and right hand side asset side. यहाँ अमाउंट एसेट्स की आएगी और यहाँ पर अमाउंट आपकी लाइबिलिटीज की आएगी। अब एसेट्स में हमारा क्या क्या होता है, हमने आपको बेसिक टर्म्स में आपको बताया था कि जितनी भी हमारी एसेट्स, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स होती हैं, वो सब हम यहाँ पर लिख देते हैं। करंट एसेट्स जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके जितने भी हैं तो वो सारे के सारे आपके यहाँ आएंगे। एंड ऐसे ही फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये जितने भी हैं वो आपके सब यहाँ आ जाए। लायबिलिटीज, तो जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपके डेटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारे के सारे जितने हैं वो हमारे यहाँ आएंगे। ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म की होती हैं, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, वो यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर हमारा लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल इक्वल होना जरूरी है। लायबिलिटी जो एसेट्स इक्वल होती है तो समझ लीजिए कि हमारे जितने भी अकाउंट बने हैं वो सारे के सारे एकदम करेक्ट हैं, सही है, हमारी बैलेंस शीट भी सही है। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी नेट वर्थ कितनी है, नेट कैपिटल कितनी है, या हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। तो इस तरीके से ये आपकी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल की आज की आपकी क्लास थी। और ये पूरी क्लास 11th के जितनी भी आपका दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या आप जितना भी पढ़ेंगे उसमें, तो वो सारे के सारे आपको अलग अलग चैप्टर भी मिलेंगे और ये आपको पूरे डिटेल्स में भी आगे पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो क्लास 11th में नहीं है या जो अकाउंट सीखना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़े रहें, और उसमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे चैप्टर आपको बताए जाएंगे। तो आपको अकाउंटिंग की प्रोसेस समझ में आ जाएगी, आप अकाउंट बनाना भी सीख जाएंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, और अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया था वो सारा का सारा थ्योरेटिकल था। अब आपका नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल का स्टार्ट होगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।